सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि शी हाओ यहाँ दोगो यून और बाकी सबके साथ उसी दूसरे वॉइड में एंटर हो चुका था जहाँ पर एंशिएंट मेटल फील्ड के इन्हें कुछ बचे हुए अवशेष नजर आते हैं। इस दौरान यहाँ पे हमारा जो शी हाओ था वो दोगो उनको बचाने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन उसके पावर के चलते यहाँ पर एक मिस्टीरियस सा स्टोन टैबलेट एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे शी हाओ पास्ट की कुछ मेमोरीज को देख पाता है जहाँ पर उसे काफी चीजें पता चलती है। और फिर जैसे ही वो रियलिटी में आता है तो उसका पहला सवाल यही होता है कि आखिर वो लेडी कौन थी और आखिर मैंने अभी अभी क्या देखा। और अब आगे होमीज, अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दोगो यून को जो कि सामने मौजूद स्टोन टैबलेट के पास जाकर जैसे उसे टच करता है तो उसके मन में यही ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे एंसेस्टर ने इन स्टोन टैबलेट्स को बनाया हो और क्या पता उन्होंने ही इस पूरी जगह को भी बनाया हो। ग्रैंड एल्डर बताने लगते हैं कि जब ये एंशिएंट बैटल लड़ी जा रही थी तो दूसरे रियलम से जब लोग यहाँ पे रेस्क्यू के लिए आए तो वो भी यहाँ पे मारे गए और बाद में इनके बारे में हमें कोई भी न्यूज नहीं मिली। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फॉरेन रियलम के कल्टिवेटर होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम लोगों के पास्ट के बारे में इस टैबलेट के अंदर कुछ खास नहीं लिखा, क्या पता ये सब कुछ हमसे रिलेटेड हो, तो जल्दी से चुपचाप वो स्टोन टैबलेट हमारे हवाले कर दो। ये कहते साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका वो जो फर्नेस था वो यहाँ सीधा उन स्टोन टैबलेट्स पे अटैक करता है। अब ग्रैंड एल्डर रेजिस्ट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि खबरदार जब तुमने ऐसा कुछ करने का सोचा भी। ये कहते हुए वो भी अपने वॉर बैनर के जरिए से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ये अटैक रिफ्लेक्ट होकर एक स्कल्पचर पे पड़ जाता है और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इस दौरान सामने वाले खंडर से आ रही जिथर म्यूजिक इसे अपने साथ उड़ा ले जाती है और यहाँ ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अगर जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही है और ये जिथर म्यूजिक उसी जगह से आ रहा है तो हमें जल्द से जल्द इन्हें रोकना होगा, हम इन्हें कामयाब होने नहीं दे सकते। ये कहते साथ ही ग्रैंड एल्डर भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर मैदान में उतर जाते हैं। इस दौरान सभी लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ फॉरेन रियलम के कल्टिवेटर्स भी यहाँ पे इसी ओर बढ़ने लगते हैं। इस दौरान यहाँ पे हमें एक अनडाइंग कॉर्प्स को दिखाया जाता है जो कि जमीन से उठता है और काफी बड़ा होता है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर सबसे पहले आते साथ इस पर हमला करते हैं, लेकिन इस पे कोई असर नहीं होता कि तभी यहाँ पर शी हाओ और बाकी सब अपने आसपास यहाँ पे एक बहुत बड़े से फिगर को देख पाते हैं और ये लोग देखते हैं कि ये लोग तो इसी अनडाइंग कॉर्प्स के अंदर है और चेस्ट वाले एरिया में मौजूद है। यहाँ पर ये लोग इसके डीप में जा रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रास्ता इन्हें कहाँ ले जाता है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉरेन रियलम का जो एल्डर होता है वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि इमॉर्टल्स तो मर गए लेकिन उनकी जो ब्लड एनर्जी है वो अभी भी सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही मौजूद है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और अगर ब्लड मौजूद है तो ब्लड एनर्जी कैसे जा सकती है। ये लोग कंफ्यूज थे कि तभी शी हाओ और बाकी सब उड़ते उड़ते यहाँ पर उसी जिथर प्लेयर के मेमोरीज को देख पाते हैं और शी हाओ बताता है कि ये तो इसी जिथर प्लेयर की मेमोरीज है। इस दौरान ये लोग उसकी मेमोरीज जो कि रियलिटी का फॉर्म ले चुकी थी ग्रैंड एल्डर समेत ये लोग इसके अंदर पहुंच जाते हैं। इस दौरान यहाँ पे हमें एंशिएंट इमॉर्टल एरा के रून्स को दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ पहले जैसा ही नजर आ रहा था, जहाँ पर इन्हें जिथर प्ले कर रही एक इमॉर्टल कैरेक्टर नजर आती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। साथ ही यहाँ पर इन्हें वो ट्रेजर भी नजर आता है और इनमें से कुछ लोग कहने लगते हैं कि क्या ये जो फीमेल कल्टिवेटर है क्या ये इसकी गार्डियन है, पर ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, मैं तो उसे पास से देखना चाहूंगा। अब यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि ये जो जिथर प्लेयर कर रही वो जो लड़की थी वो अचानक से बिल्कुल इविल बन जाती है और अगले ही पल वो अपने जिथर म्यूजिक से इन सभी को कंट्रोल करना शुरू कर देती है जिससे इनकी बॉडी में काफी ज्यादा इन्हें पेन होता है। पर तभी यहाँ पे शी हाओ मैदान में उतरता है। सबसे पहले वो अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, वही दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर भी मैदान में उतर जाते हैं और दोनों मिलके चला के अटैक करते हैं और सीधा इसके जिथर म्यूजिक से बने हुए इस बैरियर को ही वो तोड़ देते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की के हाथों में 9 हेवन और 10 अर्थ का सुप्रीम इमॉर्टल ट्रेजर मौजूद था जिसे कि फेंगबू इमॉर्टल जिथर कहा जाता है और ये लड़की उसे प्ले कर रही थी लेकिन ये पूरी तरीके से हड्डियों का ढांचा बन चुकी है और इसका असली रूप देखते साथ ही सभी समझ जाते हैं कि ये इसी जिथर प्लेयर की असली मास्टर है। इस दौरान यहाँ पे हमें एक फीनिक्स बर्ड को दिखाया जाता है जो कि सीधा आसमान में जाके दहाड़ मारती है और यहाँ पर उसे देखते साथ ही शी हाओ कहता है कि क्या एक और फीनिक्स, क्या इसका मतलब ये है कि ये भी फॉरेन रियलम के कल्टिवेटर से फाइट करते हुए यहाँ पर मारी गई और इसका फीनिक्स भी। यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर है वो बताने लगते हैं कि ये जो फीनिक्स है ये बस इसका कॉर्प्स है और इसके अंदर कोई भी डिवाइन सोल मौजूद नहीं, जिसका मतलब ये है कि ये बस एक पपेट की तरह है जिसे कि यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। तो
सभी लोग चौकन्ने रहना, जरा सी लापरवाही और तुम्हारी जान जा सकती है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो जितर प्ले कर रही वो जो लड़की थी वो यहाँ इस जितर को प्ले करते हुए यहाँ आसपास की चीजों को कंट्रोल करने लगती है और तभी यहाँ पर एक के बाद एक मल्टीपल फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे काफी डिवाइन एनर्जी निकलती है और जिसके जरिए से वो यहाँ पर इस फिनिक्स को भी कंट्रोल कर पा रही थी। लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर जिथर म्यूजिक से जैसे अपने डोमेन को क्रिएट करती है और अगले ही पल फैट गाय समेत सभी लोग खुद को उस जिथर के ऊपर पाते हैं और ये जिथर काफी ज्यादा जैसे एक्सपेंड हो चुका था। इस दौरान ये जो इमोर्टल थी वो यहाँ पे जैसे ही एक स्ट्रिंग्स को प्ले करती है तो यहाँ उसके साउंड वेव से ही एक तार बाहर से उठकर जो कि बहुत बड़ा जाइंट सा एक चेन बन चुका था इनके ऊपर बरस पड़ता है। पर ग्रैंड एल्डर अपने बैनर से सभी को बचा लेते हैं, लेकिन अगले ही पल ये जो स्ट्रिंग था ये मुड़ते साथ ही स्पेस में क्रैक बना देता है जिससे काफी सारी एनर्जी इन सभी के ऊपर गिरने लगती है जो कि इविल एनर्जी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि फैट गाय चिल्लाते हुए कहता है कि क्या बात है ग्रैंड एल्डर, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पर एक लाइट उस पर भी गिरने वाली थी लेकिन उससे वो पाल बच जाता है, जो देखकर लिटिल रैबिट गर्ल कहती है कि तुम्हारा मुंह बंद नहीं होगा ना, ऐसा तो तुम बुरा फंसोगे और तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी। यहाँ पे फैट गाय इसकी बात सुन के कहने लगता है कि मुझे क्या पता था कि इसका गुस्सा तुमसे भी ज्यादा खतरनाक होगा, जो सुनकर रैबिट गर्ल उसे एक जोरदार किक लगा के दूर फेंक देती है। इस दौरान फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर्स भी यहाँ पे आ चुके थे और वो अपनी पावर्स को गैदर करके कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुम एक कॉप्स हो जिसके अंदर उसका सोल भी नहीं, लेकिन तुम फिर भी इतना खतरनाक अटैक करने की जरूरत कर सकती हो। बेहतर होगा कि चुपचाप वो ट्रेजर हमारे हवाले कर दो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने उसी फर्नेस का यूज करते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस फर्नेस के ट्रू पावर्स को जब वो ट्रिगर करता है तो उसके अंदर से 1000 हैंड्स बाहर निकलते हैं जो कि एक के बाद एक आपस में ही लिपटे हुए थे, जिसे देखकर यहाँ पर वो इमोर्टल कॉप्स भी अपने जिथर म्यूजिक से मल्टीपल स्लैश अटैक उसकी तरफ करती है। लेकिन तभी इन हाथों से जो इमोर्टल ब्लड है वो बाहर आता है और सीधा जाकर वो उन स्लैश अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन इन दोनों के फ्रिक्शन से ही यहाँ पर एक टेरिफाइंग एनर्जी क्रिएट हो जाती है जो कि सभी को अपने आसपास खींचना शुरू कर देती है, जिसके चलते यहाँ का स्पेस भी अनस्टेबल हो जाता है कि तभी शिया और बाकी सारे जितने भी जीनियसेस थे वो यहाँ पर अपने अपने यहाँ पे शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि हर कोई अपने एकेडमी के लोगों को यहाँ पे बचा पाए। इस दौरान एंड किंग कहने लगता है कि हाँ मुझे प्रोटेक्ट करो, जल्दी से शील्ड को यहाँ पे एक्टिवेट करो क्योंकि ये फोर्स काफी ज्यादा तगड़ा है, इससे तो यहाँ का स्पेस भी अनस्टेबल हो रहा है। अगर यहाँ पर शैटर्ड हो रहे इस वॉइड के अंदर मैं चला जाऊँ ना तो मेरी हड्डी भी तुम लोगों को नहीं मिलने वाली। इस दौरान ग्रैंड एल्डर वॉर बैनर का भी यूज करते हैं। वही दूसरी तरफ फॉरेन रियलम के जो कल्टीवेटर्स थे उनकी सारी उम्मीद उस फर्नेस से थी, तो वो उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अपने स्पिरिट को अवेकन करो और जल्द से जल्द हमारे दुश्मन को हमारे लिए खत्म कर दो। जिस पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि बेवकूफ तुम्हारा दिमाग ठीक है, अगर तुमने दोबारा अटैक किया तो ये जो पूरा का पूरा स्पेस है ये शैटर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फॉरेन रियलम का एल्डर नहीं मानता, वो तो अपनी फुल पावर के साथ ही इस पॉट को यानी कि इस फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है जिसके अंदर एक इविल एक्सेशन फ्रूट मौजूद था जो कि धीरे धीरे करके ब्लूम होने की कगार पे पहुंच जाता है और इसके आसपास के जो हाथ थे इनकी तादाद भी और ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद वो एल्डर कहता है कि हमारे पास हमारा ये इमोर्टल मेल्टिंग फर्नेस मौजूद है तो ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सब तो बच जाएंगे और बाकी सब तुम लोग यहाँ पे मारे जाओगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर इसे रोकने के लिए इसके ही अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है ताकि वो इस फर्नेस को ट्रिगर ना कर पाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा स्पेस में क्रैक बनने लगता है और ये स्पेस जो है धीरे धीरे शैटर्ड होने लगती है और सभी चीज इसमें जैसे समाने लगती है और एक एक करके हम देखते हैं कि सभी लोग जैसे इसके अंदर समाते हैं अचानक से सब कुछ यहाँ पे स्थिर होने लगता है और ये लोग एक सेफ जगह पे लैंड करते हैं और शियाओ कहता है कि लगता है कि अभी तक हमने जो कुछ भी फील किया वो बस एक इल्यूजन था, है ना। जिस पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि नहीं, कि तभी इनके सामने एक इमोर्टल कॉफिन मौजूद था जिसे देखकर शियाओ कहता है कि आखिर ये चीज क्या है। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉरेन कल्टीवेटर का एक बंदा कहने लगता है कि ये तो वही कॉफिन है जिसने कि हमारे जो अनडाइंग इमोर्टल्स थे उनके ब्लड को यहाँ पे अब्सॉर्ब कर लिया। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये वही इमोर्टल ऑब्जेक्ट है जिसे कि हमारे एंशिएंट इमोर्टल एंसेस्टर अपना बनाना चाहते थे और हर हाल में से हासिल करना चाहते थे। कि तभी यहाँ पर वो जो कॉप्स थी वो वापस से उस जिथर को प्ले करती है। इस बार काफी डेंजरस सी साउंड सभी को सुनाई देती है और अगले ही पल यहाँ पर उस म्यूजिक के चलते आसपास की चीजों में हलचल होती है और तभी यहाँ पर सभी को घोंसली फिगर्स से नजर आने लगते हैं, जिसे देखकर इनमें से कहने लगता है कि आखिर ये घोंसली फिगर्स क्या है। जिस पे फैट गाय कहने लगता है कि नहीं, ये वो नहीं है,
बल्कि ये तो इमॉर्टल ताओ का ऑरा है, जिसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन ये जो ऑरा है ये यहाँ पर सबसे ज्यादा थिक है, यहाँ तक कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ में भी इतना प्योर और रिच अमाउंट में मैंने आज तक इमॉर्टल ताओ की ऑरा को फील नहीं किया। इस दौरान ये जो फीनिक्स था ये वापस से रोर मारता है कि तभी यहाँ पर फॉरेन कल्टीवेटर के जो एल्डर थे वो यहाँ निकालते हैं अपने उसी फर्नेस को। साथ ही यहाँ पे ग्रैंड एल्डर भी अपने वॉर बैनर को बाहर निकालने लगते हैं कि तभी यहाँ पर फॉरेन कल्टीवेटर का एक बंदा कहता है कि इस जगह पर हमारा ये इमॉर्टल स्मेल्टिंग फर्नेस बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि इसके पावर को हेवन एंड अर्थ सप्रेस कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी सेम चीज फील करते हुए शी हाओ को बताता है कि वॉर बैनर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, हम यहाँ पर बिल्कुल भी अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है कि इस जगह का जो ओनर है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से सही सलामत बाहर जाएं। जरा देखो उसके एक धुन के इशारे से तारे कैसे अपनी जगह बदल रहे हैं, और यही एक ट्रू इमॉर्टल ताओ का पावर है। ये कहते हुए वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते साथ ही आसमान की तरफ तानते हुए कहता है कि अब जबकि तुम लोग देख चुके हो कि यहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है तो हम यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। यहाँ पे शी हाओ कहने लगता है कि क्या इस जगह का जो गार्डियन बीस्ट है उसने भी सेम चीज किया होगा। ये कहते हुए वो उस टैबलेट पे लिखे गए वर्ड्स को याद करता है जहाँ पे एक लाइन थी कि क्रॉसिंग द सी। तो इसे याद करते हुए शी हाओ कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये वही वर्ल्ड है जिसके अंदर वो विलो डाइटी समा गई है, क्या ये उस वर्ल्ड के बारे में बात कर रही है। कि तभी यहाँ पर आसमान से पर्पल लाइटनिंग इन सभी के ऊपर गिरने लगती है कि तभी एक बहुत बड़ा मीटियोर भी इनकी तरफ बढ़ता है, जो देखकर यहाँ पे फॉरेन रियलम का कल्टीवेटर अपनी पावर से सभी चीजों को रोकते हुए कहता है कि सीनियर आप तो हमारे रियलम से बिलोंग करती हैं, तो आखिर आप हमें बिट्रे कैसे कर सकती हैं। कि तभी एल्डर कहने लगता है कि अब जबकि तुमने हमें बिट्रे करने का डिसाइड कर ही लिया है तो आज से तुम हमारी एंसेस्टर नहीं रही। ये कहते साथ ही वो सभी को साथ में फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है ताकि इसके जरिए से वो लोग इमॉर्टल स्मेल्टिंग फर्नेस की पूरी पावर को एक्टिवेट कर पाए। और फिर वो उसे एक्टिवेट करते हुए उससे कहने लगते हैं कि प्लीज अपने पावर्स को एक्टिवेट करो, इसे अवेकन कर लो और हमारे दुश्मन को खत्म कर दो। यहाँ पे बस ये कहना ही था कि तभी हम देखते हैं कि ये जो फर्नेस था ये अचानक से एक्टिवेट होने लगता है। इसके अंदर से वो जो इविल फ्रूट था जो कि एक मॉन्स्टर की शेप में था, जिसके काफी सारे हाथ थे, वो एक साथ इस पॉट से बाहर निकलता है। साथ ही आते साथ ही वो यहाँ पर काफी सारे ब्लड को यहाँ पे यूज करता है और जिसके जरिए से ये काफी खतरनाक वाला अटैक इनके ऊपर कर पाता है, जिसके जरिए से इस मीटियोर को जैसे ही वो तोड़ने जाता है कि तभी उसे ह्यूज इम्पैक्ट भी फील होता है। लेकिन अगले ही पल इसके प्रेशर के चलते वो जो मीटियोर था वो सेकंड्स में धराशायी हो जाता है। लेकिन अगले ही पल इसका अटैक रिवर्स होता है और यहाँ इनके अपने ही कुछ लोग मारे जाते हैं। कि तभी यहाँ पर वो जो कॉप्स थी जो कि इनकी एंसेस्टर है वो यहाँ पे खड़ी हो जाती है और अपने हाथ के इशारे से वो इस फीनिक्स समेत बाकी चीजों को कमांड करने लगती है, जिसके साथ ही ये फीनिक्स यहाँ पे एक्सप्लोड कर जाता है, जिसके इम्पैक्ट से ये लोग काफी दूर छटके जाते हैं और अगले ही पल सब कुछ जैसे खामोश हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सेंट्रल वाले एरिया से ग्रीन कलर की तेज लाइट इमिट होती है, जिसे देखकर सभी हैरान थे। और ये जो रोशनी थी ये उसी कॉफिन से आ रही थी जिसके अंदर हम एक घोस्ट इमॉर्टल वुमन को देखते हैं। अब यहाँ से देखते साथ ही जो फ्रेंड का है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आने के बाद से काफी सारे घोस्टली फिगर को देख चुका हूँ। पहले मैं घोस्टली क्रॉप्स को देख चुका हूँ, फिर मैं अनडाइन कॉप्स को देख चुका हूँ और अब एक लेजेंडरी घोस्ट इमॉर्टल को देख रहा हूँ। इस दौरान हम यहाँ पे उसी वुमन को देखते हैं जहाँ पर उसका फोरहेड तेजी से ग्लो कर रहा था। ये चीज जैसे ही फैट गाय नोटिस करता है तो वो बताने लगता है कि जरा इसके सिर को देखो, ऐसा लग रहा है कि जो चीज वहाँ से इमिट हो रही है वो अभी भी जिंदा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जो लेजेंडरी फिगर है ये वापस से जिंदा होने वाली है। कि तभी ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि यहाँ पर हम ऑलरेडी ऐसे ऐसे क्रिएचर्स को देख चुके हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और ये जगह हेवन को डिफाई करने जितने पावरफुल क्रिएशंस को होल्ड किए हुए हैं। और इसी वजह से इसकी जो बॉडी है जो कि ब्रोकन हो चुकी है, लेकिन इसके मरने के बावजूद भी बार बार आपस में जुड़कर हमारे सामने खड़ी हो रही है, हमें किसी इमॉर्टल जैसी लग रही है। हालांकि ये पहले ही मर चुकी है और इस वक्त हम जिसे देख रहे हैं ये उसका ट्रू फॉर्म नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे भी कोई कंट्रोल कर रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इस लेजेंडरी वुमेन का फिगर वापस से बन जाता है और ये अपने ह्यूमन लुक में आ जाती है और आते साथ ही यहाँ पर सभी से कहने लगती है कि आखिर वो कौन है जिसने कि मेरे सपने को डिस्टर्ब किया, आखिर वो कौन है जिसने कि मेरे सुकून को यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया, आखिर वो कौन है मेरे सामने आए। और तभी इसकी नजर यहाँ पर उसे इमॉर्टल स्मेल्टिंग फर्नेस पे जाती है और वो कहती है कि न जाने क्यों ये पॉट मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, लेकिन मैं काफी दिनों बाद जाग रही हूँ तो मेरी मेमोरीज जा चुकी है। ये कहते साथ ही वो उस फर्नेस को यहाँ से पूरी तरीके से डिसअपीयर कर देती है। इस दौरान हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही वो उस फर्नेस को डिसअपीयर करती है, फैट गाय यहाँ पे कहने लगता है कि सीनियर के आपने अपनी ताकत के दम पर लुओमो को स्लॉटर किया था, अगर हाँ तो ये उसी के डिसेंडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे वापस आ चुके हैं। ये कहते साथ ही वो फॉरेन कल्टीवेटर की तरफ अपने हाथ से इशारा करता है और कहता है कि सीनियर हमारी हेल्प कीजिए और इन लोगों
को मार दीजिए ताकि हम हमारे सुप्रीम ट्रेजर को बचा पाए, क्योंकि ये लोग यहाँ पर सुप्रीम ट्रेजर को लेने आए हैं और साथ ही ये लोग हमारे रियलम को भी सप्रेस करना चाहते हैं। अब यहाँ पे उसकी बात सुनते साथ ही जिनिंग जो है वो उस पर अटैक करने को चाहता है, लेकिन बीच में ग्रैंड एल्डर आकर उसके अटैक को रोक लेता है। कि तभी यहाँ पर वो वुमेन कहने लगती है कि आखिर तुम किस सुप्रीम ट्रेजर की बात कर रहे हो और कौन से हीरोज की तुम यहाँ बात कर रहे हो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो पास्ट का हिस्सा था। रही बात 9 हेवन एंड 10 अर्थ और फॉरेन रियलम की, तो इनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ पास्ट की बात है और अब मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं। ये कहते साथ ही वो अपने पुराने मेमोरीज को याद करती है, जिसमें हमें एक ऐसा ट्रेजर दिखाया जाता है जिसके जरिए से जो सी रियलम्स है उसको हम पूरी तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। बेसिकली ये एक गाइडिंग टूल है। और तभी वो कहने लगती है कि जो हुआ वो अतीत की बात थी और अतीत में पूरी तरीके से भूल चुकी हूँ, बस थोड़ी बहुत धुंधली यादें हैं, लेकिन मैं उन्हें याद नहीं करना चाहती। ये कहते साथ ही वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करती है और कहती है कि मैं अब इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अब तभी ग्रैंड एल्डर मैदान में आते साथ ही कहते हैं कि अगर तुम वाकई में पास्ट की एक ट्रू वॉरियर रही होगी तो इस इमॉर्टल वॉर बैनर को तुम जरूर पहचानोगी। ये कहते साथ ही तुम भले ही खुद को भुला चुकी हो, लेकिन क्या तुम उन हीरोज को भुला चुकी हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो वॉर बैनर की तरफ देखती है और उसे देखते साथ ही उसकी तरफ वो एक चेकर्ड बोर्ड को आगे बढ़ा देती है और कहने लगती है कि जो पास्ट में हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो प्रेजेंट में तुम मुझे देख रहे हो इसका पास्ट वाली इमॉर्टल से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि पास्ट में जब मैं थी तो मैंने सब कुछ किया जो मैं अपने बस में कर सकती थी, लेकिन इस वक्त मैं किसी दूसरे टाइमलाइन में हूँ, जिसका मतलब ये है कि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं। जिस पर शीहाओ कहता है कि सीनियर आखिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, आखिर आप अपनी ओरिजिन को कैसे भुला सकती हैं, उस ब्लडी बैटल को आप कैसे भुला सकती हैं। अगर सब लोग आपकी तरह ही सोचना शुरू कर दे तो फिर 9 हेवन एंड 10 अर्थ कैसे सरवाइव करेगा। यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैंने कहा ना मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने अपने सारे टाइज को कट ऑफ कर लिया है और अब मैं खुद अपने आप में ही एक फॉरबिडन जोन बन चुकी हूँ। ये कहते साथ ही वो उस चेकर्ड बोर्ड को इनकी तरफ बढ़ा देती है और अब ये सभी लोग उसके प्यादे बन के रह जाते हैं। इसी के साथ सभी के ऊपर प्रेशर भी पड़ता है। शीहाओ को यकीन नहीं होता है कि कोई अपने पास्ट के रिग्रेट से खुद को ही एक फॉरबिडन जोन में बदल सकता है, जिसके बाद वो कहने लगती है कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करो वरना मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। इस दौरान शीहाओ कहता है कि क्या आप उस स्टोन टैबलेट पर लिखे गए बातों को भूल गई, क्या आप क्रॉसिंग द सी के ट्रू एमिशंस को भी भुला चुकी हैं। जिस पे वो यहाँ शीहाओ और बाकी सभी से कहने लगती है कि तुम लोग कभी नहीं समझने वाले, क्योंकि वो बड़ी कैलेमिटी बहुत ही जल्द आने वाली है और तुम्हारे जैसे लोग इसका सामना कभी नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगती है और शीहाओ इसे देख कर कहने लगता है कि विलो डाइटी भी बिल्कुल सेम ऐसे ही डेस्परेट स्टाइल का सामना करते हुए आगे बढ़ी थी। अगर सच में उस कैलेमिटी का मुझे सामना करना हुआ और मेरे पास चलने के लिए कोई भी इमॉर्टल पाथ नहीं बचा तो मैं फिर भी विलो डाइटी का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ते हुए उन्हें फॉलो करता रहूंगा। यहाँ पे शीहाओ ने अपना गोल सेट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ से जैसे ही वो लेजेंड जाने लगती है तो मुड़कर शीहाओ की तरफ देखती है और फिर यहाँ पर उसी आर्टिफैक्ट को थ्रू करते हुए कहती है कि जिस दिन ये आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा मेरा तुम लोगों से जुड़ा हर एक बॉन्ड हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यह आर्टिफैक्ट तुम में से जिस भी साइड से बिलोंग करता है उसे लौटा देना। इसी के साथ वो इन सभी लोगों को यहाँ से दूर फेंक देती है जहाँ से ये लोग आए थे, वहीं पर ये इस आर्टिफैक्ट के साथ इन्हें भेज देती है। यहाँ पे हे जिनमिंग इसे लेने के लिए लपकता है कि तभी शीहाओ उस आर्टिफैक्ट पे अटैक करके उसे हे जिनमिंग से दूर कर देता है। इस दौरान ग्रैंड एल्डर भी बीच में आकर बाकी फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर्स को यहाँ पर निपटा देते हैं ताकि किसी के हाथ भी ये ट्रेजर ना लगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो गेट था ये कम्प्लीटली क्लोज होने लगता है तो हे जिनमिंग समेत सभी लोग उस ओर बढ़ते हैं और जाते हुए हे जिनमिंग कहता है कि एक बार जब दोनों रियलम का पैर कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा तो मैं यहाँ पर खुद आऊंगा और मैं ही वो इंसान हूँ जो कि तुम्हें खत्म करेगा। जिस पर शीहाओ कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि पहले मैंने सारे किंग्स को यहाँ पे खत्म किया और अब तुम्हारे रियलम के जितने भी सुप्रीम क्लैंस हैं उन सभी को भी मैं चुन चुन के डिस्ट्रॉय करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं और तभी ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि अब जबकि इनका पैसेज ओपन हो चुका है तो ये लोग वापस से हम पे हमला करने आ सकते हैं, इसलिए सब के सब अभी के अभी एकेडमी वापस चलो, हमें वहाँ पे जाके डिस्कस करना होगा कि आगे क्या करना है। जिसके साथ ही सभी लोग यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लेजेंडरी फिगर्स आपस में चेकर्ड बोर्ड खेलते हुए उसे इमॉर्टल ट्रेजर के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पर उनमें से कहने लगता है कि न जाने किसे वो ट्रेजर मिलेगा और जिसे भी मिलेगा उसके पास कार्मा की पूरी ताकत आ जाएगी और जो कि हेवन एंड अर्थ को भी डिफाई करने की ताकत को पोसेस कर पाएगा। न जाने वो कौन होगा, लेकिन जो भी होगा देखने में मजा आएगा। इस दौरान हमें यहाँ पर अपनी एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी के एकेडमी के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे और तभी यहाँ पर एक एल्डर कहने लगता है कि मुझे
मुझे 9 हेवन के जो हाई कमांड्स हैं उन्हें मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करना है, क्योंकि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कस करना है। कि तभी यहाँ पर शी-हाओ अपने सारे दोस्तों के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अकेडमी के लोग थे वो शी-हाओ से यानी कि हुआंग से कहने लगते कि क्या वो बैटल शुरू हो गया। कि तभी यहाँ पर शी-हाओ की नजर वैंग फैमिली के कुछ मेंबर्स पे जाती है, लेकिन वो उन पे ध्यान नहीं देता क्योंकि इस वक्त फॉरेन रियलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सभी से बताने लगता है कि हाँ, हम लोग उस एरा में पहुंच चुके हैं जहाँ पर वापस से वो वॉर होने वाली है, पर फिलहाल के लिए तो हम लोगों ने उन्हें जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया है और उनके आने के रास्ते को भी लॉ की पावर से बहुत हद तक सील कर दिया है। तो जिसका मतलब ये है कि ये लोग इतनी जल्दी और आसानी से यहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, ये लोग आएंगे, ये बात निश्चित है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वैंग फैमिली के काफी सारे एंसेस्टर यहाँ पे आए हुए थे और जैसा कि तुम्हें पता है कि ग्रैंड एल्डर और शी-हाओ ने क्या बवाल मचाया था इनके घर में घुस के, जिसके चलते ये लोग शी-हाओ को बहुत अजीब टोन में कहते हैं कि अगर वो वॉर शुरू हो चुका है तो तुम यहाँ पर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बिना लड़े ही उन्हें धोखा देकर यहाँ पे आ गए। शी-हाओ की यहाँ पे सटक जाती है, वो यहाँ पे उनके सामने डट के खड़ा हो जाता है। कि तभी फैट गाय कहने लगता है कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी सेलेस्टियल एकेडमी है, तुम्हारा वैंग फैमिली नहीं। तुम्हें अगर बॉस बनना है तो जाके वहाँ बनो। और वैसे भी हम तो वहाँ पे बैटल कर रहे थे, लेकिन वैंग फैमिली का एक भी बंदा मौजूद नहीं था और यहाँ पर तुम हमसे सवाल कर रहे हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैंग एन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। कि तभी यहाँ पर रैबिट गर्ल भी उसे सुनाना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों की करतूतों का हमें अच्छे से पता है। इस दौरान दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, जब ग्रैंड एल्डर समेत बाकी सभी लोग फाइट करने के लिए वहाँ पे गए थे तब तुम लोग पीठ पीछे यहाँ पर हमारी एकेडमी के जितने भी रिसोर्सेज वाले एरिया थे तुमने उन्हें लूटना शुरू कर दिया। अब ये सुनकर 9th एंसेस्टर अपनी पावर ऑफ लॉ का यूज करते हुए कहने लगता है कि हम वैंग फैमिली के लोग पूरी जगह को पेट्रोलिंग कर रहे थे, ना कि लूटमारी। जिस पे शी-हाओ कहता है कि अच्छा, यहाँ पे दूसरों के एकेडमी के रिसोर्सेज को लूटना तुम्हारे लिए पेट्रोलिंग है, तो फिर ठीक है, मैं भी फिर किसी दिन वैंग फैमिली के अंदर जाकर उनका जो वैंग फैमिली का जो केओस कामिंग आर्ट है उसे इंस्पेक्ट करूंगा, देखूंगा कि वो सही है या नहीं। बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये कहते साथ ही शी-हाओ अपनी पावर को रिवील करता है। गोल्डन कलर की एनर्जी सीधा आसमानों से जा टकराती है और वैंग फैमिली के एंसेस्टर्स भी अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। कि तभी यहाँ पर फैट गाय अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि हमने पर्पल सन और बाकी सभी लोगों को वहाँ पर अपने खून से बलिदान देते हुए देखा है। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे रियलम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद हुआंग ने उन सभी का बदला चुन चुन के लिया। और तुम जैसे चोरों की इतनी मजाल कि जब हम अपने खून से इतिहास रच रहे थे तब तुम यहाँ पे लूटपारी कर रहे थे और यहाँ बेशर्मी के साथ हमारे सामने तुम जुबान भी चला रहे हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मूदाओ, रैबिट गर्ल सभी लोग अपने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक कंबाइन अटैक इनकी तरफ करते हैं और सामने से आ रहे इनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते 9th एंसेस्टर को तो बहुत गुस्सा आता है। कि तो ये पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग चेंगशन के जो दो बड़े बेटे थे वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि जब ग्रैंड एल्डर एकेडमी के अंदर मौजूद नहीं होगा तो सबसे पहले ये लोग अपना हाथ रिसोर्सेज पे साफ करेंगे, जिसके बाद मौका पाते ही हुआंग को ये लोग पकड़ लेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में 9th एंसेस्टर अपने उसी ड्रैगन के जरिए से इन पे अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारी बातों पर हमें यकीन नहीं, इसलिए तुम सबको पकड़ के हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। कि तभी यहाँ पर एंड किंग अपने गार्डियंस को लेकर आ जाता है और उनके जाइंट से स्पेयर इन सभी को भेद के पूरी तरीके से निपटा देते हैं और एंड किंग कहने लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कुछ भी करने की। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली उसके वॉरियर्स ने यहाँ पे सभी का सुपड़ा साफ कर दिया था और ये सभी लोग ऑन द स्पॉट ही मारे जाते हैं, यहाँ तक कि 9th एंसेस्टर भी नहीं बचता। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।